Hello students, welcome to my channel. I hope you all are safe. Please stay at home. So this video is part 4 of chapter 1st. Electric field. So without wasting time, let's get start today's class. In this video we are going to study Coulomb's law. Our first topic is Coulomb's law. देखो, इससे पहले हम लोग चार्ज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक चार्ज होता है तो उसके चारों ओर उसका एक एरिया बन जाता है, जिसके अंदर अगर उस एरिया में कोई भी दूसरा और भी चार्ज आते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं या रिपेल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी दो चार्ज जो है वो अगर एक दूसरे की सराउंडिंग में आते हैं तो उनके बीच में किसी तरीके का फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग हो सकता है, बट उनके बीच में किसी तरीके का फोर्स लगेगा। सो इन 1785 Coulomb gave a law related to the force produced by 2 point charges. This law is known as Coulomb's law. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज है और वो एक दूसरे से एक डिफाइनेट डिस्टेंस पर अगर रखे हुए हैं, लेट्स अज्यूम our two charges are Q1 and Q2 and are situated at r distance from each other. This distance between them is r. So according to Coulomb, the force between these two charges is directly proportional to the multiplication of magnitude of these two charges. And this force is inversely proportional to square of distance between them. So force is directly proportional to Q1 Q2 upon r square. And नेक्स्ट स्टेप जो है वो एवरी साइंस स्टूडेंट को पता है, आई थिंक सबको पता है ये वाला स्टेप, दैट वी रिमूव प्रोपोर्शनल साइन एंड इक्वल टू का साइन लाएंगे और एक कांस्टेंट आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में एक फॉर्मूला डेराइव हो जाता है फोर्स को डिराइव करने का, फोर्स को डिटरमाइन करने का टू पॉइंट चार्जेस के बीच में। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है, बट ये अपने पास में एक फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स को डिटरमाइन करने का। एंड के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के जो है वो डिपेंड किस पर करता है। देखिए, ये जो दोनों चार्जेस हैं ये रखे हुए हैं, इनके बीच जो मीडियम है, इनके बीच में कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं और उनके बीच में क्या मीडियम है, उनके बीच में एयर है या किसी तरीके का और वाटर में ये रखे हुए हैं या अदर किसी मीडियम में रखे हुए हैं, उस पर ये डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करेगा ये। और इसकी वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर ऐसा ही सिस्टम में है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी और अगर CGS में होगा तो डिफरेंट होगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट पर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। के की वैल्यू के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक नई चीज़, एप्सिलॉन नॉट क्या है पहले तो बता देते हैं। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁻⁴
9। अभी देखो इसकी यूनिट निकालेंगे, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड होगा, इसकी यूनिट अगर हम निकालें तो देखो यहाँ से निकालते हैं, k इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, F(r²) अपॉन Q1 Q2। फोर्स की यूनिट सबको पता है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है। Q चार्ज की अपने को पता है कूलाम होता है, ये कूलाम का स्क्वायर, यानी कि k की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये अब अपन यहाँ पर रख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई है k की। अब देखिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इस एप्सिलॉन नोट की कि ये क्या है। एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बट यहाँ पर एप्सिलॉन नोट है तो यहाँ पर ये वैक्यूम या एयर के लिए अपने ले रखा है। तो एप्सिलॉन नोट जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। परमिटिविटी क्या होती है, देखो नाम से भी पता चल रहा है, परमिट यानी कि कितना परमिट करता है, कोई भी जो मीडियम है वो कितना परमिट कर रहा है किसी भी क्वांटिटी को फ्लो होने के लिए, या फोर्स, ऑब्वियसली उनके बीच में फोर्स लग रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो उनको कितना अलाउ करता है, तो उसका परमिशन है ये, तो कितना परमिशन कोई मीडियम करता है। एप्सिलॉन नोट एयर और वैक्यूम के लिए है, ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि सबसे कम डिस्टर्बेंस होता है एयर और वैक्यूम में। वैक्यूम में आपको पता है किसी भी तरीके के कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली कोई भी तरीके की भीड़ नहीं है, तो आराम से खुला एरिया है, आराम से जा सकते हैं, किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एयर की अगर बात करें तो वो वैक्यूम के अगर तुलना में तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उसमें मान सकते हैं, लेकिन इतना नहीं होता है डिस्टर्बेंस, बहुत कम डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अगर और मीडियम की बात करें, जैसे वाटर की बात अगर कर रहे हैं, अल्कोहल है या अदर कोई मीडियम है, ईथर है, तो वो उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा डेंस हैं, तो उनके लिए उनकी अगर बात करें अगर कोई मीडियम की, तो उनके लिए परमिट जो है वो थोड़ा सा कम होगा उनके मुकाबले, जैसे एयर के मुकाबले परमिट जो है वो कम करेगा। तो अगर इनके बीच में कोई मीडियम अगर रखा हुआ है तो उसके लिए फोर्स को कैसे रखेंगे, उसके लिए परमिटिविटी क्या हो जाएगी, F इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा इस बार, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। बाकी जो चीज़ है वो एज इट इज रहेगी। यहाँ पर एप्सिलॉन नोट की जगह जो एयर और वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन नोट आया था वो यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मीडियम। सो नेक्स्ट हम अपने पास में आता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखिए कूलाम ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, अगर ये फिक्स पॉइंट चार्जेस ले लिए और उनके बीच के डिस्टेंस को अगर फिक्स रखा जाए तो उनके बीच में अगर मीडियम को चेंज करते हैं तो उनके बीच में फोर्स का अमाउंट भी चेंज हो जाता है। देखिए अगर यही 2 चार्ज और यही डिस्टेंस अगर वैक्यूम में रखी हो और यही 2 चार्ज और इतनी ही डिस्टेंस अगर ये किसी मीडियम में रखे हुए हों तो इनके बीच में फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा, जबकि चार्ज को अपन ने चेंज नहीं किया है और उनके बीच की डिस्टेंस को भी अपन ने चेंज नहीं किया, लेकिन फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। देखिए वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स फील होगा इन 2 चार्जेस के बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया था वैक्यूम में कोई तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है, परमिटिविटी
सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए इनके बीच में वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। और अगर बात करें फिर मीडियम की, तो जैसे जैसे आप डेंस मीडियम लेते जाएंगे इनके बीच में फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। अब वो फोर्स का अमाउंट, फोर्स कितना अमाउंट में कम हो रहा है वो ही चीज़ बताएगी हमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितने अमाउंट में, कोई भी एक मीडियम को लेने पर, अब देखिए हमेशा कंपैरिजन आइडियल सिचुएशन से होता है, और यहाँ पर हमारे पास जो आइडियल सिचुएशन है वो हमारा वैक्यूम है, कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। उसके बाद उसी से कंपेयर करते हुए कि उसके कंपैरिजन में अगर मीडियम को हमने लिया है तो कितना फोर्स जो है वो कम यहाँ पर अपने को मिलेगा, तो वही अमाउंट जो है वो होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस। कोई भी दो चार्ज अपन ने ले रखे हैं, उनके बीच में वैक्यूम में कितना फोर्स है, कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि उसी अमाउंट से तो अपने को पता चल रहा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एप्सिलॉन आर से। मैंने आपको बताया था रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। अगर बात करें परमिटिविटी की, तो वैक्यूम के लिए हमने एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया था, मीडियम के लिए एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया, और जब रिलेटिव परमिटिविटी की बात आती है तो एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस अपॉन फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, कूलाम के लॉ से हम लोग लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये वैक्यूम में है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बाकी चीज़ें चेंज नहीं की है, इसलिए Q1 Q2 और R जो है वो मीडियम में भी सेम ही रहने वाला है, सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो सेम ही है, ठीक है। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और एप्सिलॉन आर के लिए रिलेशन आ जाएगा अपने पास में, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी परमिटिविटी है और ये भी परमिटिविटी है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अब देखिए मीडियम के लिए फॉर्मूला जाएगा अपने पास में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कोई मीडियम के लिए उसका परमिटिविटी को अपन कैसे बता सकते हैं कि वैक्यूम के लिए परमिटिविटी इंटू उसके लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है उस एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, वो इंटू में वो हो जाएगा। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ जाता है। अब कुछ वैल्यूज हैं, जैसे देखिए वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बोल सकते हो इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1। एयर की बात करें तो देखिए एयर के अंदर मैंने आपको बोला कि जनरली हम लोग 1 ही लेकर चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है 1.00059। ये एयर के लिए हो जाएगी। उसी तरीके से और भी बहुत सारे सब्सटेंस के लिए हम लोग बहुत सारे मीडियम के लिए देख सकते हैं। ग्लास के लिए 5 to 10, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बताइए क्योंकि ग्लास में बहुत सारे तरीके के होते हैं, इसलिए 5 to 10 के बीच में होगी।
और अगर कंडक्टर की बात करें, अगर कोई बीच में मेटेलिक प्लेट रख दी जाए, कंडक्टर की अगर बात करें तो उसके लिए इन्फिनिटी। अब देखिए, अगर इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो गई है तो उनके बीच अगर, यानी कि अगर कोई भी दो चार्ज के बीच में अगर कोई मेटेलिक प्लेट अगर रख दी जाए तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी है, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये उसके लिए क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, और ये डिवाइड में आएगा अगर फोर्स निकालेंगे तो। जैसे देखिए, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², इसी फॉर्मूले से हम लोग फोर्स निकालते हैं। कोई भी दो चार्ज आपको दिए हुए थे और आपको एक सिचुएशन दे दी कि इनके बीच में आपने एक मेटेलिक प्लेट अगर रख दी है, तो अब बताओ आप फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए फोर्स जो है यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि कंडक्टर रख दिया है, कोई भी मेटेलिक प्लेट रख दी है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी होगी, और ये इन्फिनिटी से आप कोई भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0। इसलिए फोर्स की वैल्यू जो है 0 आ जाएगी हमारे पास में। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी कूलाम लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद सिचुएशन लेंगे कि दो से ज़्यादा अगर चार्ज हो हमारे पास में तो किस तरीके से फोर्स निकालेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे। थैंक यू सो मच। Like the video, subscribe my channel for more videos, and also press the bell icon for notification of next class. Thank you.